नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DND क्लासेज राजस्थान में। तो कल हमने पढ़ा महाराणा सांगा, जो राजस्थान के एक महान शासक थे। वो शासक जिनके झंडे तले संपूर्ण राजस्थान इकट्ठा हुआ और एक साथ लड़ा। शायद ही उसके पहले और उसके बाद कभी ऐसा हुआ हो। तो आज पढ़ेंगे हम राणा सांगा के उत्तराधिकारियों को, जिनमें पहला नाम आता है रतन सिंह। क्योंकि जो महाराणा सांगा थे उनके दो रानियों के चार पुत्र थे। कौन कौन से? पहली थी धनसिया धनबाई। तो धनसिया धनबाई के दो पुत्र थे, पहला भोजराज और दूसरा रतन सिंह। तो ये भोजराज कौन है? तो ये भोजराज वो है जो मीराबाई के पति थे। मीराबाई को आप जानते हैं, कृष्ण भक्त थी, जो मीरा के प्रभु गिरधर नागर हम हिंदी की कविताओं में भी पढ़ते हैं। तो वो मीराबाई के पति कौन थे? वो थे भोजराज महाराणा सांगा के बड़े बेटे। लेकिन वो युद्ध में खत्म हो जाते हैं। तो उनके छोटे बेटे रतन सिंह शासक बनते हैं। लेकिन रतन सिंह जो होता है वो 5 साल शासन कर पाता है, 1528 से 1531 तक। जो एक सामान्य शासक था, वो एक बार शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। तो उस समय शिकार खेलने के लिए गया हुआ था, तो वहां पर उसको कौन मिल जाता है? वो मिल जाता है बूंदी का सूरजमल हाडा। तो ये सूरजमल जो हाडा जो होता है, उसकी और इसकी बढ़ती नहीं है, और वहां पर ये दोनों लड़ते हैं, दोनों ही लड़ते हुए मारे जाते हैं। तो ये शिकार खेलने किस उत्सव के दौरान गए थे? तो अहेरिया उत्सव के दौरान ये शिकार खेलने गए थे। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो उसकी जो दूसरी रानी थी महाराणा सांगा की, कर्मावती। तो कर्मावती के दो पुत्र थे, राणा विक्रमादित्य और दूसरा राणा उदय सिंह। तो जो पहले थे राणा विक्रमादित्य, वो शासक बनते हैं रतन सिंह के बाद। तो 1531 से 1536 ये मेवाड़ का अगर कहा जाए तो सबसे अयोग्य शासक था। तो कौन था? राणा विक्रमादित्य। अब राणा विक्रमादित्य को जो अयोग्य शासक क्यों कहते हैं? तो इसका एक रीजन है कि ये जो राणा विक्रमादित्य था, इसको राजकाज और शासन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसको सिर्फ नृत्य दिखा लो, शराब पिला लो, या फिर और जुए वगैरह और किराए करवा लो, लेकिन इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था राजकाज में, और सिर्फ ये सुरा और सुंदरियों का दास था। अयोग्य शासक था। तो इस अयोग्य शासक था तो शासन कैसे चल रहा था? तो शासन चला रही थी इसकी माँ, जो थी रानी कर्मावती। ये एक ही बहुत ही बुद्धिजीवी महिला थी। तो ये शासन चला रही थी। ठीक है। अब क्या होता है कि जो गुजरात का बहादुर शाह होता है, वो 1534 में मेवाड़ पर आक्रमण कर लेता है। अब आक्रमण कर देता है तो बचाए कौन? क्योंकि विक्रमादित्य है वो अयोग्य शासक है, जो रानी कर्मावती है वो इतनी शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि जो जितने भी महान योद्धा थे वो सारे योद्धा या तो जो 1528 में खानवा का युद्ध हुआ था उसमें मारे जा चुके थे। अतः एक सुदृढ़ सेना भी नहीं थी कहाँ? मेवाड़ वालों के पास। तो क्या होता है कि जो कर्मावती होती है, कौन? कर्मावती, वो एक सेठ होता है पदमचंद। क्या? पदमचंद। तो उस सेठ के हाथों राखी भेजती है, किसको? हुमायूं को। अब आप देख सकते हो कि रानी कर्मावती हुमायूं को राखी भेज रही है। हुमायूं कौन है? बाबर का बेटा, यानी सांगा के दुश्मन का बेटा किसकी हेल्प करेगा? रानी कर्मावती की। और वहीं जो बहादुर शाह था, जो राणा सांगा का विश्वास पात्र था, वो आक्रमण करता है किस पर? मेवाड़ पर। जो समय के साथ लोग कितना बदल जाते हैं आप देख सकते हैं कि जो बहादुर शाह राणा सांगा के सामने आंख नहीं उठा सकता था, वो बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण करता है। तो ये क्या हुआ है? कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है। तो हुमायूं जो शेरशाह सूरी से लड़ने में व्यस्त है, तो वो आता है, लेकिन वो जब तक आता है तब तक मेवाड़ का साका हो जाता है, या युद्ध खत्म हो जाता है। युद्ध खत्म हो जाता है। तो 3 नवंबर 1535 में ये जीत जाता है। सॉरी, नवंबर 1535 में ये जीत जाता है। ठीक है। इसके बाद बोलते हैं कि जो हमारे हुमायूं जी है वो आते हैं, और आने के बाद वो विक्रमादित्य को जो बूंदी भेज दिए जाते हैं, विक्रमादित्य बूंदी चला जाता है। तो आता है और इसको वापस से विक्रमादित्य को गद्दी पर बिठा देता है। अब बात करते हैं युद्ध की। तो ये एक अच्छा खासा युद्ध था, जिसमें मेवाड़ का दूसरा शाखा संपन्न हुआ। मेवाड़ के कुल कितने शाखे हैं?
3 शाखे। तो दूसरा शाखा कब संपन्न हुआ? 1531 से 1536। अब बात करें हम पहले शाखे की, तो इसके समय शासन कौन था? रावल रतन सिंह। मैंने आपको बताया रावल रतन सिंह पहला शाखा हुआ, ठीक है। उसके बाद वो कब हुआ? 1303 में। 1303 में हुआ। शासक कौन था? रावल रतन सिंह था। अब बात करें दूसरे शाखे की, तो इस समय शासक कौन था? राणा विक्रमादित्य। तो इस समय केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? तो केसरिया और देवलिया के रावत बाघ सिंह एक योद्धा थे जो मेवाड़ की तरफ से लड़ रहे थे, इनके नेतृत्व में केसरिया हुआ। और रानी कर्मावती के नेतृत्व में 13,000 महिलाओं ने जोहर किया, ठीक है। इस प्रकार मेवाड़ का द्वितीय शाखा संपन्न होता है। अब बात करें तो गुजरात का बहादुर शाह 1534 में आक्रमण करता है और 1535 में जीत जाता है। मेवाड़ का दूसरा शाखा संपन्न होता है। रानी कर्मावती के नेतृत्व में 13,000 महिलाओं ने जोहर किया। देवलिया के रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हो जाता है। विक्रमादित्य और उदय सिंह जो होते हैं उनको बूंदी भेज दिया जाता है, अतः वे सुरक्षित होते हैं। हुमायूं आता है और विक्रमादित्य को वापस से शासक बना देता है। तो इससे पहले की कुछ कहानी है कि रानी कर्मावती ने सेठ पदमचंद के हाथों हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन यह सही समय पर नहीं आ सका। 1536 में हुमायूं की सहायता से विक्रमादित्य पुनः अधिकार कर लेता है। और इसके बाद क्या होता है कि ये जो बिल सबको पता है, जब शासक अयोग्य है वो तो सबकी आंखें उठती है। तो उसी समय क्या होता है कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, जो मैंने सांगा का बड़ा भाई बताया था, जो बहुत वीर था, उसका एक पुत्र होता है, कौन? बनवीर। ये उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का दासी पुत्र होता है, कौन? बनवीर। ये है बनवीर, है बनवीर। ये बनवीर है, बनवीर नहीं है, ये बनवीर है। तो ये बनवीर जो होता है ये क्या करता है? ये खुद को अब मेवाड़ का शासक समझता है, क्योंकि जो इसके पिता थे, कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया, वो बड़े भाई थे, तो सिंहासन पर अधिकार उनका था। अतः ये भी खुद को उत्तराधिकारी समझता था कि जो मेरे पिताजी थे वो बड़े थे, इसलिए मेरा शासन होना चाहिए। लेकिन जो मेवाड़ के सभी जो वफादार या फिर कहे सरदार थे, वो इसको नहीं बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये एक दासी पुत्र था और दासी पुत्रों को क्या नहीं बनाया जाता? शासक नहीं बनाया जाता था। तो बनवीर क्या करता है कि एक कुछ उत्सव होता है उसके दौरान जाता है और जो विक्रमादित्य है इसके कक्ष में जाकर इसकी हत्या कर देता है। और साथ ही यह जाता है कहाँ पर? उदय सिंह को मारने भी जाता है, लेकिन उदय सिंह को ये नहीं मार पाता। क्यों? क्योंकि जो पन्नाधाई होती है, जिसका नाम इतिहास में अमर है, पन्नाधाई, माँ पन्नाधाई, जो क्या करती है, जो अपना पुत्र होता है उस पुत्र का नाम होता है चंदन, और उदय सिंह दोनों हम उम्र होते हैं, यानी एक सी उम्र होती है। तो वो उदय सिंह की जगह अपने पुत्र की सिर कटवा देती है। अब आप सोच सकते हो कि ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई है हमारे राजस्थान में कि अपने राजा को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। किसने? माँ पन्नाधाय ने। इसलिए उनका नाम आज भी इतिहास में अमर है और आज भी हम सम्मान के साथ लेते हैं, ठीक है। तो वो अपने पुत्र चंदन को उसकी जगह रख देती है और उसका बनवीर चंदन को मार देता है। और उदय सिंह को वो एक कीरत बारी, जो वो होता है पत्तल उठाने वाला, तो जब वो पत्तल उठाने वाला आता है तो उसकी बांस की टोकरी में उदय सिंह को बिठाकर वो कहाँ भेज देती है? वो भेज देती है उसको कुंभलगढ़। किसके पास? कुंभलगढ़ का एक सेनापति होता है, उसका नाम है आशा देवपुरा, तो उसके पास भेज देती है। इस प्रकार कुंभलगढ़ बच जाता है, वो उदय सिंह बच जाता है। उदय सिंह को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन धाई माँ पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर कीरत बारी की सहायता से उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ पहुंचा दिया और इस प्रकार उदय सिंह की जान बच जाती है। अब आती है बात राणा उदय सिंह की। तो ये कौन सा है? उदय सिंह द्वितीय है। अब आप कहोगे कि द्वितीय कैसे हुई, ये दूसरा पहला कहाँ से आ गया? तो पहला जो मैंने पढ़ाया था, मेवाड़ का पितृहंता, कौन? उदा या उदयकरण, इसे ही कहते हैं। उदय सिंह फर्स्ट भी इसको ही कहते हैं। किसको? उदा या उदयकरण को। तो ये जो महाराणा थे उदय सिंह, ये द्वितीय थे। इनका कार्यकाल कब रहा? 1537 से 1572, यानी 15। अब ये वापस से चित्तौड़ पर अधिकार तो 1540 में करते हैं, लेकिन
बनवीर का शासन नहीं गिना जाता और इन्हीं के में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है कि जो सरदार होते हैं या सभी राजपूताना के जो शासक होते हैं वो बनवीर, क्योंकि वो दासपुत्र तो होता है इसलिए उसे स्वीकार नहीं करते। और मालदेव जो होता है, जो इस समय का सबसे महान शासक होता है, कौन? मालदेव। तो मालदेव सहायता करता है उदय सिंह की, और उदय सिंह का कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक होता है 1537 ईस्वी में, और 1540 में वो चित्तौड़ को भी जीत लेता है इसकी सहायता से, मालदेव की सहायता से। ठीक है, उदय सिंह का विवाह अखेराज सोनगरा की पुत्री जयवंताबाई से हुआ, जिससे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। जो इसके राज्याभिषेक में कौन आता है? सिरोही से अखेराज, जालोर से आता है अखेराज सोनगरा। तो जो जालोर का अखेराज सोनगरा होता है वो अपनी पुत्री जयवंताबाई का किससे विवाह करता है? उदय सिंह से। और इसी जयवंताबाई और महाराणा उदय सिंह की संतान है कौन? महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जो राजस्थान का गौरव कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि उदय सिंह जो मालदेव की सहायता से बनवीर को परास्त करता है कब? 1540 में। ठीक है, 1540 में बनवीर को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। अब इनके समय की एक प्रमुख घटना क्या है कि 1543-44 में शेरशाह सूरी जो हुमायूं को हराकर भगा देता है, और शेरशाह सूरी कहाँ पर आक्रमण करता है? चित्तौड़ पर। अब चित्तौड़ पर आक्रमण करे, और महाराणा उदय सिंह इतने कोई खतरनाक शासक थे नहीं या वीर शासक थे नहीं, वो सामान्य शासक थे। तो ये क्या करते हैं, जो अपना किला या दुर्ग होता है उसकी चाबियां किसके पास भिजवा देते हैं? शेरशाह सूरी के पास। तो शेरशाह सूरी सोचता है कि ये विनम्रता थी कि उन्होंने किलों की चाबी पहुंचा दी, क्योंकि अगर वो आक्रमण करते, युद्ध होता, साका होता, या फिर बाद में वो कत्लेआम करवा देते, जनता का भारी नुकसान होता। तो इससे उन्होंने कहा कि आप ये चाबी लो और आप देख लो आपको क्या करना है। तो क्या करता है, ना तो आक्रमण करता है, और वहां पर एक खवास खान नामक अधिकारी नियुक्त करता है और चला जाता है कौन? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी आता है, आक्रमण करता है, तो किले की चाबी भिजवा दी जाती है, और शेरशाह क्या करता है? आक्रमण नहीं करता, और खवास खान नामक अधिकारी नियुक्त करके चला जाता है। अब होता है 1557 में हरमाड़ा का युद्ध। तो हरमाड़ा का युद्ध किन किन के बीच में होता है? तो ये होता है उदय सिंह और हाजी का पठान के बीच में। तो हाजी का पठान कहाँ का था? नागौर का था। तो क्या होता है कि हाजी का पठान की सहायता करता है कौन? मालदेव। अब मालदेव जो उदय सिंह के पक्ष में था वो हाजी का पठान की सहायता क्यों करता है? तो इसकी एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ कि एक जो सामंत था किसका? मालदेव का। तो वो क्या करता है कि अपनी पुत्री का विवाह करता है किससे? मालदेव से। जब वो मालदेव से विवाह करता है तो ठीक है, खुश है, उसने एक जागीर दे दी मालदेव ने उसको, वो रहते हैं। एक बार क्या होता है कि मालदेव अपने ससुराल आया होता है, किसके? सामंत के यहाँ। तो जब अपनी साली को देखता है तो उसके मन में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं कि जो उसकी साली होती है वो बहुत सुंदर होती है। तो उसके मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। अब वो कहता है कि ऐसे कर, तो इसका विवाह भी मेरे से कर। अब वो सोचता है कि ये तो चक्कर पड़ गया, अब इसको मना कर सकूं, उसकी इतनी दम नहीं थी। तो उसने क्या किया, जो ये साली थी उसका विवाह किससे कर दिया? महाराणा उदय सिंह से कर दिया। अब मालदेव का उदय सिंह से पूछता है कि यार जब तेरे को पता है कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ, तूने क्यों की? तो इस बात को लेकर क्या होता है, थोड़ा सा मतभेद हो जाता है। ठीक है, अब ये मालदेव ऐसे प्रत्यक्ष सहायता तो नहीं देता, लेकिन फिर भी सहायता करता है किसकी? हाजी का पठान की। और इसमें उदय सिंह हार जाता है हरमाड़ा के युद्ध में। कब हुआ? 1557 में। ठीक है, अब इसकी वजह क्या थी? तो इसकी वजह थी रंग राय नामक गणिका, मतलब एक गणिका या एक प्रकार से कौन थी? वेश्या थी, वेश्या। ठीक है, तो वेश्या क्या थी कि इधर से उदय सिंह को और इधर से हाजी का पठान को, इसने दोनों को अपने ऊपर लट्टू कर रखा था, आप समझते हो। तो दोनों इसको चाहते हैं और दोनों इससे ले जाना चाहते हैं, लेकिन अब इसको लेकर दोनों के मध्य विवाद होता है, दोनों के मध्य युद्ध होता है। इसमें कौन जीत जाता है? इसमें जीत जाता है हाजी का पठान, उदय सिंह इसमें हार जाता है। ठीक है, ये
हरमाड़ा की युद्ध की बात हुई। इसके बाद 1559 में उदय सिंह उदयपुर शहर बसाता है। कब बसाता है? 1559 में। अब देखो एक सिमिलरिटी है कि 1459, ये 69 गलत है, यह है 59। 1459 में जोधपुर शहर बसाता है कौन? राव जोधा। और 1559 में उदयपुर शहर बसाता है कौन? उदय सिंह। कौन? महाराणा उदय सिंह। तो इनके बीच 100 साल का गैप है कि 1459 में तो जोधपुर शहर बसता है और 1559 में 69 गलत है, ये क्या है? 59 है। तो 59 तो 59 में क्या होता है? उदयपुर शहर बसाता है महाराणा उदय सिंह। अब बात आती है कि 1562 में जो महाराणा उदय सिंह होते हैं वो मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण दे देते हैं। किसको? बाज बहादुर को। क्योंकि राजस्थान में शरण में आए को कभी वापस नहीं लौटाते, चाहे हमारा सिर ही क्यों ना कट जाए। अब बाज बहादुर को शरण दे देते हैं। तो बाज बहादुर कौन होता है? अकबर का भगोड़ा होता है, यानी अकबर से भागकर आया हुआ होता है। अब सीधी सी बात है कि अगर अकबर के भगोड़े को आप शरण दोगे तो अकबर आक्रमण करेगा। और अकबर आक्रमण करता है कब? 1567-68 में। और आक्रमण करता है तो जो महाराणा उदय सिंह होते हैं वो तो गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं और पीछे से जयमल और फत्ता के नेतृत्व में युद्ध होता है लेकिन अकबर जीत जाता है और मेवाड़ का तीसरा शाखा संपन्न होता है। और तीसरे शाखे की बात करें तो केसरिया होता है जयमल और फत्ता के नेतृत्व में। और बात करें जौहर की तो फत्ता की रानी फूल कंवर के नेतृत्व में क्या होता है? जौहर होता है। ठीक है। महाराणा उदय सिंह परिवार के साथ गिरवा की पहाड़ियों में चला जाता है। जयमल और फत्ता के नेतृत्व में केसरिया होता है और रानी फूल कंवर के नेतृत्व में, जो फत्ता की रानी थी, इसके नेतृत्व में जौहर किया जाता है। अब युद्ध के समय की बात है कि जयमल के पांव में क्या? अकबर की संग्राम नामक बंदूक से गोली लग जाती है। किसके पैर में? जयमल के पैर में। अब ये लड़े कैसे? तो इसके लिए जो कल्लाजी राठौड़ थे, जो मीराबाई के भतीजे थे, उन्होंने जयमल को अपने कंधे पर बिठा दिया और युद्ध लड़ता रहा जब तक वो मारे नहीं गए। तो अब 2 हाथ जयमल के और 2 हाथ कल्लाजी राठौड़ के और धड़ सिर्फ एक था। इस प्रकार 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है किसको? कल्लाजी राठौड़ को। इस प्रकार ये बहुत ही वीरता पूर्वक लड़े और आखिर में शहीद हो जाते हैं। तो अकबर इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है। तो कल्लाजी को 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। तो अकबर ने इस युद्ध को क्योंकि मुश्किल से जीत पाया था तो उसने 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया। अब आप जानते हैं कत्लेआम का क्या मतलब होता है? कि जो आम जनता होती है जिसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता, उसको ये लोग मरवा देते थे। अब वो क्यों मरवाते थे, उनकी क्या मानसिकता रहती थी, वो तो वही जाने, लेकिन वो उन्होंने 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया। और गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी की उपाधि कहते हैं धर्म योद्धा, कि मैं धर्म योद्धा हूँ। ठीक है। और आसफ खां होता है, इसको दुर्ग का अधिकारी नियुक्त करता है और चला जाता है। लेकिन इसको बाद में इस जो घटना थी 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया, तो इसका पछतावा होता है। तो इसने क्या करवाया कि जयमल और फत्ता की ये बीच में रह गए, इसमें जयमल और फत्ता की आगरे के किले के बाहर गजारूढ़ यानी हाथी पर बैठी हुई मूर्ति बनवाई और लगवाई। कहाँ? जैसे आगरे के किले का गेट है, तो इस गेट के आगे यहाँ पर ये जयमल की और ये फत्ता की हाथी पर बैठे हुए क्या बनवाई? मूर्तियां बनवाई, जो पछतावे के रूप में बनवाई गई थी। ठीक है। गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को हो गई। कब? 28 फरवरी 1572 को होली का दिन था। क्या था? होली का दिन था। और महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इनके उत्तराधिकारियों में युद्ध होता है। किन किन में? महाराणा प्रताप और दूसरा होता है जगमाल। तो क्या होता है, जो जगमाल होता है ये छोटा होता है और महाराणा प्रताप होता है ये बड़ा होता है। तो महाराणा उदय सिंह इसको उत्तराधिकारी घोषित कर जाते हैं। प्रताप सिंह बड़ा था इसलिए इसका अधिकार था और सभी ये लोकप्रिय भी था।
तो सभी जो सरदार थे वो महाराणा प्रताप को शासक बनाना चाहते थे, लेकिन उदय सिंह इनको घोषित कर जाते हैं। इसलिए क्या होता है, इनमें कुछ संघर्ष होता है, वो हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको सुधार की कुछ अपेक्षा लगती है या आप बताओ कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है तो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।